नाज़रीन आदाब व सलाम। मैं हूँ मग़फ़ूर आलम। आज हमारे साथ हैं ख़ास मेहमान अमूर विधानसभा के विधायक जनाब अख्तर ईमान साहब। आज इनसे कुछ ख़ास बातचीत होगी, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। आज कुछ सार्वजनिक ज़िंदगी के साथ साथ निजी ज़िंदगी पे भी हम लोग सवाल करेंगे और बातचीत करेंगे। तो चलिए, तो आपकी बचपन कहाँ गुजरा? मेरा बचपन कोचा धमन की एक मारूफ बस्ती है मौद है। आबाई वतन मेरा टेना रहा। चूँकि नाना मरहूम को औलाद नरीना न थी, तो मेरी परवरिश व पर्दाश नानिहाल में हुई, इसलिए मेरा बचपन मौद है में गुजरा है। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई? इब्तदाई तहतानिया तक मदरसे में पढ़ा। क्लास 6 में इंसान स्कूल की शंगन में, जो मेरा बचपन और स्कूल का बचपन बराबर का था, वहाँ पढ़ा। उसके बाद फिर मरसल हाई स्कूल बारवन से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। BA तक की तालीम हमने मारवाड़ी कॉलेज की शंगन में हासिल की और MA उर्दू में मैंने AM कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी का कॉलेज है मैंने हासिल किया। अच्छा, गांव से निकलकर एक लड़का जब शहर की ओर आता है तो उनको कुछ मुश्किलों का, कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, तो आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? नहीं, जो लड़के कारोबार के लिए या जो शहरों को नहीं देखा है, वो जब लड़कपन के ज़माने में जाते हैं शहरों में तो उनको यकीन दिक्कत होती है। लेकिन चूँकि बचपन से ही अब्बू मेरे मरहूम अब्दुल रशीद सिद्दीकी अखबार के एडिटर भी थे, मदरसे के और हाई स्कूल के मौलवी भी रहे, तो उनकी बड़ी इल्मी शख्सियत रही। इसलिए बचपन से ही हम लोग को शहर में आना जाना रहा, और तो इसलिए शहर में कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। मतलब शहर में कोई नयापन नहीं लगा? कोई नई बात नहीं। अच्छा, आपने उर्दू से MA किया है, तो उर्दू में MA करने के बाद तो उर्दू के लिए आपने कुछ काम किया हो, ऐसा तहरीक चलाई हो? अब तहरीक क्या, उर्दू मेरा उड़ना बेशक कुछ होना है। उर्दू मेरी मादरी ज़बान है और उर्दू से बेपनाह निस्बत है। मैं तो समझता हूँ कि माँ के दूध के कतरों का जो हक़ है वही मादरी ज़बान का है। इस एतबार से उर्दू के जो हकूक़ हैं उसकी हुसूलियाबी के लिए नई नस्ल में उर्दू की तालीम और उर्दू की तहज़ीब से आशनाई के लिए मैंने मुशायरे का इनेकाद किया। ज़ौक़ था, लेकिन अदबी नशिस्तों का, इल्मी नशिस्तों का, है ना, अखबार में लिखने का, पर्चा निकालने का, इल्मी और अदबी शख्सियतों से अपने आप को वाबस्ता और उनसे करीब करने का शोगल शुरू दिन से रहा है। इसलिए उर्दू से एक लगाव रहा है। आप इस दौरान कोई पर्चा वर्चा निकालते थे उर्दू में? हाँ, वो कब की बात है? वो सन 2000 में या 1999 में मैं जब दवाई का कारोबार बाजू में करता था, तो वहाँ हमारे कुछ रफ़्क़ा थे, जनाब हाज़िम हस्सान साहब, जहांगीर नायाब साहब और कई दोस्त हमारे थे, जो सब लोग मिल करके हम लोग पर्चा निकालते थे। तो वो है, कोशिश किया हम लोगों ने उर्दू की तरवीज व असात का काम हो। और फिर और बीच में हम लोगों ने किशनगंज से भी हमारे नईमुद्दीन हाशमी साहब भी पर्चा निकालते थे, उसमें भी हम लोग की शमूलियत रही। और चूँकि सहाफ़त का ज़ौक़ बचपन से था, अब्बा मरहूम चूँकि अखबार निकालते थे, एडिटर थे, और बचपन में ही हम लोगों ने तामीर हयात, निदाए मिल्लत जैसे अखबार पढ़े। हाई स्कूल के ज़माने में नई दुनिया, है ना, और बेशुमार पर्चे हम लोगों ने पढ़े। जब हाई स्कूल का ज़माना हम लोगों का था तो कई अदबी पर्चे भी निकलते थे। चंडीगढ़ से निकलता था, पासबान वहाँ से, हरियाणा से, आजकल दिल्ली से। बचपन में टॉफ़ी पढ़ा, तो ऐसी किताबें हम लोगों ने बचपन से पढ़ी हैं। तो उर्दू का एक ज़ौक़ रहा है, और आज भी मैं ये समझता हूँ कि नई नस्ल के लिए जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है, अगर वो उर्दू से नाआशना है तो सिर्फ ज़बान से नाआशना नहीं है, बल्कि अपनी तहज़ीब, अपनी तारीख़ से भी नाआशना है। इसलिए मैं आज इस बात की समझता हूँ कि आप बच्चों को तालीम दें, अंग्रेज़ी पढ़ाएँ, लातीनी पढ़ाएँ, जापानी पढ़ाएँ, जितने उलूम पढ़ाएँ बेहतर है। लेकिन जो मादरी ज़बान से नाआशना हो, वो बहुत सारी कदरों से नाआशना हो जाता है। अच्छा, राजनीति में आने से पहले कोई ऐसी तहरीक चलाई हो आपने? देखिए, हम लोगों ने सन 1980 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया।
उस ज़माने से ही चूँकि नाना मरहूम गाँव के ज़िम्मेदार उनमें से थे, तो गांव को हम लोगों ने संभालने की, गांव में तालीम की, गांव में जो चोरी डकैती उस वक्त हो रही थी, उस वक्त से ही हम लोग हरकत में आए। बीए में जब मैं पढ़ता था तो उस ज़माने में हज़रत ग़ुलाम मोहम्मद इलियास साहब और निशिकांत बाबू इन लोगों ने मिलकर एक तहरीक उठाई जिसका नाम था समाज सुधार क्रांति समिति। समाज सुधार क्रांति समिति। तो मैं अपने हलके का चेयरमैन था और जवानी का आलम था। उस ज़माने में हम लोगों ने चोर और डाकुओं को पकड़ा और रैंसम के लिए उसको जो मवेशी वगैरह चोरी होती थी, मवेशी चुरा के ले जाए, आधी कीमत पे दे, फसलों को काट कर ले जाए, समाज में चोर और गुंडों की बालादस्ती थी। तो ऐसे वक्त में नौजवानों को जोड़कर हम लोगों ने एक तहरीक चलाई और जो तहरीक ही हमारी सियासत की तरफ कदम बढ़ाने का जरिया बना। तो राजनीति में बाज़ाब्ता आपकी एंट्री कब हुई? मैं 2000 में मैं पंचायत इलेक्शन लड़ने के लिए गांव के लोगों ने मुझ पर दबाव डाला। हरचंद के मैं इलेक्शन लड़ने पर आमादा न था और कारोबार के लिए मेरे मेडिसिन के होलसेल का काम था और अपने गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर पर बादरुन में रहता था। तो वहीं गांव के लोग आए कि भाई आपको मुखिया का इलेक्शन लड़ना है। मैंने कहा गांव से निकले हुए 3 साल हो गए, मेरा हक नहीं बनता, या आप लोग कोई खड़े हो जाओ, मैं आप लोगों की हिमायत करूँगा। लेकिन हमारे दोस्त और अहबाब थे जिनकी ज़िद थी तो उन्हें मिशन करना पड़ा। लेकिन जो इलाके के हल्के अहबाब थे उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जिला परिषद का इलेक्शन लड़ूँ, पंचायत में मैसूर होकर लगाऊँ। और जनाब तस्लीमुद्दीन साहब उसको वज़ीर थे, उनसे मेरा रब्ता था और उनकी भी ख्वाहिश थी कि अख्तरुल जिला परिषद का इलेक्शन लड़े और चेयरमैन बनने का मौका आएगा तो उनको चेयरमैन बनाऊँगा। तो फिर मैंने जिला परिषद का नॉमिनेशन किया और लोगों ने हाथ को हाथ लिया और बड़ी कदर मंजिल के साथ मुझे फतह से हमकला किया। पहली बार आपकी जो एंट्री थी वो जिला परिषद कब की बात है? वो ये 2000 की बात है। उसके बाद फिर इससे आगे बढ़े तो अब मैं अल्लाह का शुक्रिया रहा कि वज़ीर मोहतरम मरहूम से मेरे रिश्ते ताल्लुकात बड़े अच्छे थे और चूँकि उस वक्त भी जिला परिषद में ख़रीद व फ़रोख्त का दौर चला तो मैं नाकाम ठहरा। अच्छा। लेकिन मैं मायूस नहीं हुआ और अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर और पार्टी से वाबस्ता होने की बुनियाद पर जनाब तस्लीमुद्दीन साहब की सरपरस्ती थी तो जिला परिषद के ज़माने में ही अपने ज़िला से बाहर भी अल्लाह तबारक ने मुझे अल्लाह तबारक ने मारूफ होने का मौका दिया। फिर तस्लीमुद्दीन साहब MP बन गए तो उनकी सीट पर किसी को इलेक्शन लड़ना था। हरचंद के बाई इलेक्शन तो नहीं हो सका, लेकिन जब जनरल इलेक्शन हुआ 2005 में तो टिकट दिया। उसको टिकट दिलाने में तस्लीमुद्दीन साहब की बड़ी सरपरस्ती। ये कहाँ से टिकट दिया आपको? कुछ किशनगंज से। किशनगंज से वो चूँकि MP बन गए थे, वो जगह खाली हो गई थी तो राज्य का टिकट मुझे दिया गया और अल्लाह का शुक्र रहा कि 2005 के फरवरी में भी जब हुकूमत तश्कील न हो पाई तो उस वक्त भी मैं जीता। फिर नवंबर में इलेक्शन हुआ तो दोबारा फिर मैं जीता। 2010 में जब फिर किशनगंज उस वक्त तक किशनगंज और कोचादामन एक ही जगह था। अच्छा। 2009 के डिलिमिटेशन में अलग हल्के हुए क्योंकि किशनगंज में पहले 3 ही असेंबली हल्का था, किशनगंज, बहादुरगंज और ठाकुरगंज। टेढ़ागाछ का हिस्सा जो था वो सिक्टी से वाबस्ता था। 2009 के डिलिमिटेशन में सिक्टी को शामिल किया गया बहादुरगंज के साथ और एक नए विधानसभा की तश्कील अमल में आई तो उसमें कोचादामन एक अलग बना। फिर मैं कोचादामन से लड़ा और 2010 में मैं कोचादामन से इलेक्शन जीता। अच्छा। RJD में रहे, फिर आप JDU में आए? हाँ, दरअसल मेरे अहबाब और मेरे साथ वाबस्ता जो लोग थे उन लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो तहरीक है वो तहरीक ठंडी हो गई है, उस तहरीक को ज़ोरदार तरीके से लड़ना चाहिए और आपको MP का इलेक्शन लड़ना चाहिए। और राजद और कांग्रेस के गठबंधन होने के नतीजे में उस वक्त वहाँ से लड़ना मुमकिन न था और हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ, चूँकि नीतीश कुमार जी BJP के साथ रहकर बड़े बड़े गलत वो फैसले ले रहे थे और उसके दबाव में भी थे। अच्छा। तो हम लोग चंद लोग थे और उसमें से 10-15 लोग जो लोग राजद में शामिल थे, हम लोगों ने यकीन दहानी कराई इनको नीतीश कुमार साहब को कि आप BJP छोड़ दीजिए। अच्छा। और हम लोग आपकी हिमायत करेंगे। 2014 के पहले? हाँ 2000। तो हम लोगों ने हिमायत की और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने BJP को छोड़ दिया। हाँ। लेकिन जो खातिर खा तादाद होनी थी तो वो न हो सकी जिसकी वजह से राजद के लोग उधर नहीं जा सके। अच्छा। तो इसमें कुछ लोग तायब होकर फिर लौट गए। हाँ। मैं उन लौटने वालों में से नहीं था और नीतीश कुमार के साथ उस वक्त में गया जब वो BJP से अलग थे। BJP से अलग करने में हम लोग का बड़ा रोल रहा। अलग करके तब गया? जी।
और 2014 में पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए टिकट दिया उन्होंने मुझे। जी। और जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो उस ज़माने में हुआ ऐसा कि जदयू के लोग बीजेपी का साथ देने लगे किशनगंज में। अच्छा। मैंने इसकी खबर वजीर आला को दी, लेकिन उसने खातिर खा नोटिस नहीं लिया। तो मुझे ये अंदेशा हुआ कि भले ही ये लोग बीजेपी से अलग हो गए होंगे, लेकिन बीजेपी से अंदरूनी रिश्ता इन लोगों का बाकी है। अच्छा। और मैंने उस वक्त इलेक्शन छोड़ना ही बेहतर समझा कि उस इलाके से एक मरतबा बीजेपी के जीत जाने से इतनी खारदार झाड़ियाँ और वहाँ के ज़ात और मज़हब की इतनी सारी नफरत की दीवारें खड़ी कर दी हैं। अगर इस इलाके में बीजेपी के मनहूस कदम जम गए तो इस इलाके का बड़ा नुकसान होगा। तो हमने इलेक्शन छोड़ दिया। मौलाना की जीत यकीनी हुई। जी हाँ। और फिर मैं 2015 में जनाब बैरिस्टर सुदीन अवैसी साहब से वाबस्ता हुआ और 2015 में। जी। अच्छा, MIM को यहाँ पे लाने में सबसे अहम आप हैं, इसीलिए आपको स्टेट प्रेसिडेंट भी बनाया गया है। जी। तो अगला सवाल मेरा ये है, तस्लीम साहब ने आपको टिकट दिया, बनाया, आपने उनके बेटे को भी टिकट दिया, ऐसा मौका आया आपके साथ। तो 2015 में तो आपके विधायक नहीं बन पाए, 2020 में आपके पार्टी के 5 विधायक बने। 2019 के बाय इलेक्शन में भी जीते थे हमारे 2000। अच्छा, ये क्या नाम था उनका? कमर खुदा साहब। तो फिर 2020 में आपके पार्टी के 5 विधायक बने। पांचों विधायक 5 में बन के 4 वो आपके पार्टी को छोड़ के चले गए। और उसके बाद आप पे एक इल्ज़ाम लगा कि आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो पैसे वैसे की बात, इस तरह की बात भी आई थी। तो वो लोग छोड़ के चले गए आपको, कितने पैसे में बिके नहीं बिके ये तो लोग जानते हैं, या फिर क्या बात भी नहीं होगी। तो उस पर आपका क्या कहना है? आगे की क्या रणनीति है आपकी? फिर वैसे लोगों को टिकट देंगे जो किसी पार्टी में चले जाए, या फिर कौन सा कैडर है आपका? अब कौन इल्ज़ाम लगाया आपको, किस पर टिकट दिया? टिकट तकसीम करने के वक्त हमारी एक कमेटी बनी हुई थी और वो कमेटी देती थी। ये नाअहल लोग हैं, जब ये लोग पार्टी को छोड़कर भाग गए हैं तो इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। अच्छा। इसको इसको कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। हर पार्टी अपने इलेक्शन खर्च के लिए अपने कैंडिडेट से पैसे जमा करवाती है ताकि उसके इलेक्शन में खर्च किया जाए। हम लोग का पिछला तजुर्बा भी रहा 2015 में, कुछ लोग पैसा नहीं देने की वजह से भागने के लिए तैयार थे। अच्छा। है ना? जी। तो इसलिए पार्टी ने यह कहा कि तुम खातिर खा रकम जो इलेक्शन में खर्च करोगे उसको पार्टी में जमा करो और तुम इलेक्शन लड़ो, ताकि यहीं से खर्च करो। ऐसा नहीं हो कि बीच में तुम भाग जाओ। ये तो हर पार्टी करती है। हर पार्टी तो करोड़ों में करती है। अच्छा। हर पार्टी तो करोड़ों में करती है। तो बड़े लोगों के बच्चे फिसल गए तो बाबू फिसल गया, गरीब का बच्चा फिसल गया तो अहमद को चलना नहीं आता, अल्फाज बदल जाते हैं। तो ये है, वो सबकी परवाह मत कीजिए, सब ऐसे ही लोग। अभी पूरे देश में एक तरह का माहौल है। सबसे पहला तो UCC है। UCC को लेकर आप क्या कहते हैं, आपकी पार्टी क्या है, और संविधान में जो कहा गया है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से है, स्टेट सब्जेक्ट है ये, और हुकूमत बिलावल है। क्योंकि बीजेपी ने हमेशा नफरत की आग पर ही अपनी रोटी सेकी है। चाहे बाबरी मस्जिद का मसला हो, चाहे गुजरात का फसाद हो, चाहे दाढ़ी हो, चाहे टोपी हो, यही उनके मुद्दे रहे जिससे समाज में तोड़ो और राजनीति करो। अब इनके तुरुप के पत्ते हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब एक ऐसा काम, गरीबी से लड़ाई इनको नहीं है। गरीबों के खाते में 15 लाख पैसा देना था, वो नहीं दिया इन्होंने। काला धन वापस लाएंगे, इनकी कोई सख्ती नहीं हुई। इंटरनेशनल पॉलिसी में चाइना को देख के इनको पसीना आ जाता है ना? तो इनको तेल की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई। करोड़ों नौजवानों को नौकरी देने की बात कही, लाखों तक नहीं पहुँच सके। करप्शन का हर जगह अड्डा है। इन लोगों ने ये कहा था कि हर पार्लियामेंट सेगमेंट में एक गांव है जिसको वहाँ का MP गोद देगा, उसको डेवलप कराया जाएगा। बीजेपी तो एक गांव को डेवलप नहीं करा सकी है। तो अपनी इन तमाम तर नाकामी को छुपाने के लिए फिर एक मरतबा ऐसा सोसा तलाश कर रही है जिससे मुस्लिम अक़लियतों को निशाना बनाया जाए। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है इनका। UCC इनका नहीं है। दरअसल मुस्लिम को चिढ़ाने वाला कोई अमल सामने आना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ मुस्लिम क़यादत को, चाहे हमारी मिली क़यादत हो, सियासी क़यादत हो, कि उनके ज़रिए से ट्रैप में नहीं आए। ये चाहते थे कि सड़क पे उतरें, हंगामा करें, हम इसका रोटी सकें। और मामला ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए मशवरा है, हुक्म नहीं है। और जो ऐसा मशवरा जो हमारे बुनियादी हुकूक से टकराता हो, फंडामेंटल राइट से टकराता हो, जिस मुल्क में ज़बान की, तहजीब की, मजहब की, खान पान की आज़ादी हो, और इसकी गारंटी ली है हमारे आइन ने इस बात की गारंटी ली है कि इस मुल्क में बसने वाले की ज़बान बाकी रखी जाएगी, उसको मजहबी आज़ादी होगी,
उसको ज़मीर की आज़ादी होगी। ये तो गारंटी लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, उस गारंटी को कौन ख़त्म कर सकता है? और फिर अभी ये आ रहे हैं, इनका असली चेहरा सामने में आ गया है। ये कहते हैं कि SC को, ST को, फला को इससे एग्जाम्प्ट कर देंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब 100% लोगों को एक जगह लाओ। ये ला सकेंगे कभी? उल्टे लटक जाएंगे, कभी नहीं ला सकेंगे। इसी देश में है कुछ लोग 7 नस्लों में रिश्ता नहीं होना चाहिए तब उनसे शादी होती है, और ये इसी मुल्क में है कि कुछ लोग अपनी भांजी से शादी करना पवित्र समझते हैं। तो इसको कैसे एक कर देंगे? हर एक का खान पान अलग है, एक कर नहीं पाएंगे। और वैसे भी मैं मुस्लिम मिल्लत के लिए पैगाम देना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लाएंगे, उससे पहले हमारे अखलाकी जो मुरब्बी हैं, हमारे मजहबी जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको समझना चाहिए। बारात की महफिलों में जाइए, आप देख ही नहीं पाएंगे कि मुस्लिम औरतें हैं कि गैर मुस्लिम औरतें हैं। कंगन बाली पहने हुए लड़कों को कहीं नहीं पाएंगे कि मुस्लिम लड़का है कि गैर मुस्लिम लड़का है। तो बहुत सारी जगहों पर उनकी साजिश से बगैर ही मुसलमानों ने अपने आप को यूनिफॉर्म में डाल दिया है। जरूरत इस बात की है कि हमारी मिल्ली तंजीमें, हमारी मजहबी शख्सियतें उठें और मिल्लत के लोगों के अंदर में वो खुददारी, वो आना पैदा करें कि उसके मजहब ने जो उनके लिए कदरें तय की हैं, उन कदरों का पास व लिहाज करें। हम ये काम नहीं करते। तलाक के मसले में भी ऐसा ही हुआ, हम ये काम नहीं करते। खुला के मसले में भी ऐसा ही हुआ, हम ये काम नहीं करते। हमारे लोगों को ये चाहिए कि जो कौम इक़्तिदार से हट जाती है वो दूसरों के लिए नरम चारा बन जाती है। इसलिए अपनी मिल्लत को संभालने का काम हम लोगों को करना चाहिए, और इस्लाह बैनुल उम्मत का जो फरीजा है उसमें कहीं ना कहीं से चूक हो रही है, जिसकी वजह से दुश्मनान इस्लाम को, है ना, मुसलमानों को नवाला बनाने में आसानी महसूस हो रही है। एक बात यह है, जो आर्टिकल 44 है, इसको उस वक्त भी जो है DPSP में शामिल किया गया था, इसको रखा गया। अभी जो ये कानून लाया जाएगा, इस तरह के संशोधन अमेंडमेंट जो होगा, वो तो उसी बुनियाद पर होगा, तो उसके साथ, उस कानून के साथ भी कुछ हो सकता है। भाई उस वक्त भी संविधान सभा में भी लोगों ने इसकी बड़ी मुखालफत की थी। ये कभी होने वाला है नहीं। भारत जो है मुख्तलिफ रंग, ज़बान, कल्चर और तहजीबों का मखज़न रहा है। इसको जिसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है वो नाकाम हुआ है। अंग्रेजों के खिलाफ जो हिंदुस्तान के लोगों ने उस वक्त बगावत की थी भारत में, उसकी बड़े वजह वो थी कि उसने यहाँ के लोगों के अकायद और मजहब पर हाथ डालने का काम किया था। दुनिया में 2 चीज़ों को आप देखेंगे कि बड़ी हसास हुआ करती हैं, किसी के मजहबी अकायद और उसका किसी का कल्चर। इसी मुल्क में आप देखिए, जबान के नाम पर साउथ के स्टेट कन्नड़ और तेलुगु के नाम पर बढ़ गए। पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हो गया, देश का तो 2 टुकड़ा होकर हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान का 2 टुकड़ा सिर्फ उर्दू और बंगला के नाम पर हो गया। तो मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि इस देश को कोई टुकड़ा करने की हमाकत करे, लेकिन अगर इस तरह के गलत कानून को लाने की का काम करेगी कोई हुकूमत, तो यहाँ के लोगों के दिल का टुकड़ा हो जाएगा, है ना। और दिल का टुकड़ा हो जाना देश के टुकड़ा होने से ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा, एक बात और भी, जैसे अम्बेडकर का इसमें कोट क्या आता है कि अम्बेडकर ने ये कहा था, अम्बेडकर को सामने लाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम दलित को इस तरह से कुछ नहीं। आप ये लोग जिसको जब जरूरत पड़ती है, गांधी के कातिल को ये लोग अपना आइडियल भी मानते हैं, अब मंच पे आके गांधी का नाम भी लेते हैं, है ना। आज इन लोगों ने जितना शोषण दोहन करके रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लोगों से, उतना किसी ने नहीं किया। और जब इनको बात बनवानी पड़ती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ले लेते हैं, है ना। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस देश में अलग अलग जात, मजहब, रीति रिवाज के साथ जीने का हक है। प्रधानमंत्री कहते हैं एक घर में 2 कानून कैसे चलेगा? अरे भाई, समझने की कोशिश करो। एक घर में 5 बेटे हैं तो एक ही बाप का बेटा होगा, 4 बाप का बेटा नहीं होगा। लेकिन हर बेटे का कपड़ा अलग होगा, खान पान अलग होगा। इस बात को क्यों नहीं महसूस करते हो? मोदी जी जितना कपड़ा पहनते हैं उनके भाभी पहनते हैं क्या? जितने 3-3 सूटियां पहनते हैं उनके भाभी पहनते हैं क्या? एक घर में 2 कानून कैसे चलेगा? एक माँ के 2 पूत कैसे अलग रहते हो? जो खान पान इनका है अभी ऑर्गेनिक खान पान में एक दिन में लाखों रुपए खर्च हो रहा, भाईजान भी आपने कर रहे हैं क्या? ये पागलपन का बयान है। एक बात और भी है कि अभी आप 2024 में इलेक्शन लड़ेंगे, किशनगंज से तैयारी भी हो रही है। तो एक वक्त ऐसा आया था जब आपने 2014 में मौलाना असरार साहब को सपोर्ट किया था, इस बुनियाद पर कि जो ऐसी ताकत है जिसको हम इस इलाके में नहीं चलने देंगे, ये कहिए। तो क्या कांग्रेस को आपके सपोर्ट में इस तरह का कुछ करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए? अखलाकी तौर पर यह होता है कि जिसने मेरे साथ मरवत की है उसके साथ मरवत की जानी चाहिए, लेकिन ये उन लोगों की बात होती है जिनका दिल वसी होता है, जिनका ज़मीर जिंदा और पाबंदा होता है ना। उमर नहीं तो एहसान का बदला एहसान से नहीं, एहसान का बदला अक्सर लोगों ने जुल्म के साथ दिया है। तारीख शाही भलाई कर बुरा होगा। हाँ,
होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं नेकी का दरिया में डाल। जी। और एक मणिपुर की जो घटना अभी आई थी, एक वीडियो वायरल हुआ था, पूरे देश में एक तरह से हलचल हुआ था, और जो है संविधान अपना जो विधानसभा लोकसभा है और राज्यसभा है वो नहीं चल रहा है, जो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे भाई, मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, मोदी की हुकूमत ही वहाँ पर है, और एसटी के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, नारी के नाम पर जिस देश में पूजा की जाती हो, लक्ष्मी का रूप हो, जो उस नारी को बरहना किया गया, उसका चीरहरण हुआ, और इससे तो शर्मनाक कोई वाकया हो सकता है? एक दो दिन का मामला नहीं है, 2.5 महीने से ज्यादा हो गए, और ये सरकार जरा भी गैरत नहीं आई। अभी मोदी जी हर मामले में बोलते हैं, लेकिन इस मामले में लब के उसने पट्टी बांध रखी थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत आई है तो जबान उनकी खुली है ना, उनकी जबान उस मामले में भी नहीं खुल रही थी। ये लोग हर करतूत कर जाएंगे जो इनको सूट करेगा, है ना, ये बन जाएंगे, बड़ा दुनिया को संदेश दे रहे थे कि साहब हम तो बिल्कुल कीड़े मकोड़ों को नहीं मारते, लेकिन इंसानों को जितना मारा गया, दाढ़ी और टोपी के नाम पर, गाय के नाम पर, अभी जात पात के नाम पर जो मरवाया जा रहा है मोदी के राज में, अगर गैरतमंद सरकार होती तो कभी का इस्तीफा दिए गए होते, लेकिन इन लोगों को उससे कोई सरोकार नहीं है। जाए चूल्हे भार में, इन्होंने भारत की एक बहुत ही बदतरीन सूरत पेश कर दी दुनिया के सामने में, कि जहां पर अहिंसा के पुजारी रहे हो और वहां पर हिंसा का जो नंगा नाच हुआ है, देश में उसकी कोई, संसार में उसकी कोई तमसील नहीं है। अच्छा, वहाँ की जो घटना है वो घटना क्या मतलब जाति है या फिर ST ST? अरे भाई, ट्राइबल्स का मामला है। अच्छा, 2 कम्युनिटी का मामला है। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, ST के लोग हैं, है ना, मेथी और ये कम्युनिटी है ना, हाँ, तो मामला है कि उनको पहले से ST का दर्जा है। ये जो खुशहाल लोग हैं, मैदानी इलाके में जो लोग रहते हैं, ये खुशहाल भी हैं, असेंबली में इनकी अच्छी उपस्थिति भी है, ये भी कहते हैं कि साहब ST में हमको दर्जा दे दो। और दूसरी बात ये है कि पहाड़ी जमीनों पर भी कब्जा करने का मसला है। तो बहुत सारे मसाइल हैं, दलितों को, अक़लियतों को, कमजोर तबका को शोषण करना और शोषण करने वाले को संरक्षण देना, ये बीजेपी का कैरेक्टर रहा है। आपने ST ST की बात की, अभी आपके सीमांचल के इलाके में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी साहब गए थे। इन्होंने एक बयान दिया है जो अभी सीमांचल के इलाके में कंट्रोवर्सी बना हुआ है, वो ये कि जो ST ST की जो ज़मीन है, आदिवासियों की जो है, उस पर शेरशाहबादी बाहरी लोग आके कब्जा कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जितना कुछ मांझी जी को जानता हूँ, मांझी जी एक अच्छे नेता के रूप पर हमें से जाने गए, बल्कि उसको जो इलेक्शन का ज़माना हुआ वहाँ पर आप जाइए मगध के इलाके में, मुसलमानों का बड़ा सपोर्ट उनको हासिल रहा। लेकिन इंडिया में जाते जाते वो मांझी जी क्यों इतने बदल गए, समझ में नहीं आता। और मैं समझता हूँ कि जो RSS के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं किशनगंज में, जो वहाँ के सौहार्दपूर्ण, वहाँ के अमन अमान को बर्बाद करना चाहते हैं, उन लोगों ने गलत तौर पर उनको कन्विंस किया है, जिसके नतीजे में वो कौम, शेरशाहबादी से ज्यादा मेहनती कोई कौम ही नहीं है देश में, है ना। वो जमीनों का सीना छोड़कर फसल उगाने वाली कौम, लड़ाई झगड़े से अलग रहने वाली कौम, मेहनत करने वाली बीवी बच्चे सब मिलकर खेतों में काम करने वाले लोग, उस पर इस तरह का इल्जाम लाए। इनको सबूत लाना चाहिए था कि इन्होंने ऐसे ऐसे जगहों पर ऐसा कुछ हुआ। अरे भाई, समाजी तनाव आने हर जगह तनाव होते हैं, लेकिन उसको मजहबी रंग देना, उसको जात पात का रंग देना, ये कहीं से मुनासिब नहीं है। मांझी जी ने, मैं समझता हूँ, अपने जीवन काल में इससे ज्यादा भयानक और गलत बयान कभी नहीं दिया होगा। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। अच्छा, विपक्षी पार्टियों की जो मीटिंग हुई, इससे पहले बिहार में हुई थी, 17 पार्टी लोग आए थे। अब बेंगलोर में हुई, वहाँ पे 24 पार्टियाँ हैं, और कहा गया है कि और भी जो पार्टियाँ हैं वो अगले मुंबई में या उत्तर प्रदेश में जहाँ भी मीटिंग होगी वहाँ उनको बुलाया जाएगा। तो जैसे चंद्रशेखर रावण है, जैसे दलितों और मुस्लिमों की बात अभी मीडिया में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो लोग चाहते हैं दलित को साथ दें। तो क्या ऐसा लगता है कि मुस्लिमों को भी साथ लेंगे वो लोग, MIM को या फिर बदरुद्दीन अजमल साहब को? एक को उन्होंने साथ लिया है जो मुस्लिम लीग है, तो क्या कहेंगे इससे आप? जिसके बस्ती में डाका डालना हो, है ना, उसके बस्ती के लोगों को कभी भी बदनीयत लोग अपने साथ नहीं लेते, क्योंकि मुस्लिम अक़लियत को इन लोगों को इस्तेहसाल करना है। लाल किला की फसील पर बैठने वालों के हाथों में कटोरा इनको देखना है ना। मैं समझता हूं कि मोदी के जन विरोधी, समाज विरोधी, किसान विरोधी, विद्यार्थी विरोधी, देश विरोधी कानून के खिलाफ जितना बेबाक होकर, जिस बेखौफी के साथ बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी बात रखी है, पार्लियामेंट में कोई दूसरा नहीं रख सका। जो विरोधी जमात है वो भी नहीं रख सकती है। तो उनके नजरिया, औरों को तो समाजी नुकसान हुआ होगा, हमको तो मजहबी और जानी नुकसान हुआ है। बीजेपी से गर्दनें काटी गई हमारी, इबादत खाने हम तोड़े गए, हमसे ज्यादा कौन उससे नाराज होगा। लेकिन हमको शामिल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि हमसे मुराद MIM को, कि वो इसलिए कि ये लोग आएंगे तो हक और हुकूक की बात करेंगे,
है ना। आप देख लीजिए, राजद जो जमात कहती थी दलितों उठो अपने दरमियान में लीडर पैदा करो, दलितों अकलियत के लोगों उठो अपने दरमियान में लीडर पैदा करो, सबसे पहले एमआईएम का गला दबाया तो क्या यही राजद और जदयू ने मिलकर दबाया, गला दबाया। ये लोग नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप कहीं उभर कर सामने में आए, ये लोग मुस्लिम वोट को रखेल बनाकर रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कहाड़ बन के रहे, सबका दूल्हा दुल्हन ढोए, ये कभी डोली पर नहीं बैठ सके। और अवैसी साहब ने कहा मेरा कंधा सिर्फ डोली पे कंधा देने के लिए नहीं है, बल्कि मैं भी डोली में बैठने का हक रखता हूँ। ये बात इन लोगों को नागवार खातिर गुजरती है। उम्मीद है बुलाया जाएगा आप लोग? बुलाया जाए ना बुलाया जाए, किसी के बैसाखी पर हम चलने वाले नहीं है। इन लोगों का तो दमखम ऐसा है, हम इख्तिदार की बड़ी कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि वजीर आजम और वजीर आला हमें बनना है। हम तो इस मुल्क में बसने वाले उस 80% लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस मुल्क में कानून का राज चले, जो कुछ दस्तूर ने, आईन ने हक दिया है वो हक लोगों को मिले। मुसलमान, दलित, कमजोर तबकात के लोग इस मुल्क में अपने शहरी हुकूक यानी आईनी हुकूक के साथ बेखौफ जी सकें, और जो उनके जायज हुकूक हो रहे हैं टैक्स की बुनियाद पर वो हुकूक उनको मिले। हम तो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए इनके बैसाखी की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की लड़ाई है कि हमको वजीर आला वजीर आजम बनना है, मेरे बेटे को वजीर बनना है, मेरे भतीजों को कुछ बनना है, मेरी बेगम को वजीर बनना है, जो लोग देश को लूटने के लिए हैं उनके साथ अपना जाती मुफाद है। मेरे पास कोई जाती मुफाद नहीं है, मेरे पास जनता का विश्वास और जनता का मुफाद, अवामी मुफाद मेरे साथ है। इसलिए मैं निज स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जन स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसलिए निज स्वार्थियों का मुकाबला जन स्वार्थी के साथ करना फुजुल की बात है। तो 2024 में अगर आपको गठबंधन में नहीं शामिल किया जाता है तो क्या स्टैंड होगा पार्टी का? पार्टी अपने पूरे बिहार में अपनी जो इकाइयां हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर पंचायत तक हम उसको मजबूत कर रहे हैं, और अपने तंजीमी ढांचा, अपना जो संगठन की हमारी शक्ति होगी उसके मुताबिक हम निर्णय लेंगे। हम तीसरा विकल्प बनाने के लिए नीतीश कुमार जी ने और लालू जी ने हम लोग को मजबूर किया है, तो अब कांग्रेस तो चाहती ही नहीं है, तो हम लोगों को तीसरा विकल्प बनाना अब हम लोग के लिए वाजिब हुआ है। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं बिहार के उन दानिशोरों को जो कहते हैं सेकुलर वोटों का बिखराव हो जाएगा, तो सेकुलर वोटों को बिखराव के रास्ते पर कौन डाल रहा है? जबान चुप क्यों है? अगर मेरे कल लड़ने से सेकुलर वोटों का बिखराव होगा उसका जिम्मेदार राजद और जदयू होगा, एमआईएम नहीं। ये बात कान खोलकर लोगों को सुन लेनी चाहिए। एक सवाल ये है कि जब आपके पार्टी के 5 लास्ट सवाल है, 5 विधायक जब जीते थे तब आपको तेजस्वी का फोन, मनोज झा का फोन, पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका फोन आता था, किस तरह की बातें वो लोग करते थे? कुछ बताइए। अरे 3 अगर हम जीत गए होते या 3 लालू जी जीत गए होते, राजद जीत गई होती, तो हुकूमत हमारे कब्जे में होती, है ना। हुकूमत बनाने के लिए हम तो बड़े प्यारे लगते हैं, और जब उनको हुकूमत बन गई तो हमारा ही गला दबाना चाहते हैं। बल्कि मुझे से मेरे ही खून से चमन में बाहर आई है ना। आज जो कुछ भी हुआ है मुझे से रंगे गुलिस्ता, मुझे से रंगे चमन, आप मुझे को नज़्म गुलिस्ता पे प्यार नहीं। तो मामला ये है कि है वो हमारी पार्टी का गला दबाई कि तुम लोगों ने हुकूमत बनाई है। और आज भी अभी देख रहे हैं चेयरमैन बनाए गए, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नहीं बन रहा था, मदरसा का चेयरमैन नहीं बना, कौन आवाज उठा रहा था बिहार में? आवाज एमआईएम ही उठा रही थी। लेकिन जी और छोड़िए बना रहे वो किसी हमारे हम लोगों की वजह से लोगों को कुर्सियों से आगे जगह मिलने लगी है। हम तो जलते हैं लेकिन रोशनी दूसरे को दी जाते हैं अपना आशियाना जलाकर। और आज भी लेकिन उर्दू का मसला, उर्दू टीई का मसला आज भी फंसा हुआ है। जो लोग राजद में, जदयू में, कांग्रेस में हैं, उन नेताओं से जो लोग उर्दू का वोट मांगते हैं उनको उठना चाहिए कि 1,70,000 टीचरों में एक उर्दू का टीचर बहाल नहीं हो पाएगा। उर्दू टीई का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? उर्दू एकेडमी का मसला क्यों नहीं हुआ? उर्दू मसारती कमेटी का, उर्दू डायरेक्टोरेट का मसला क्यों नहीं हल हो सका? ये भी हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है, इसको भी हल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। फिर अगले एपिसोड में किसी और ख़ास मेहमान के साथ आपसे बातचीत करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।